नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं आज एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ जिसको लेकर हमारे देश में अब एक बड़े तरीके से और बड़े पैमाने पे जो कहना चाहिए कि काम हो रहा है। विदेशों से लोग भी हमारे देश में इस काम के लिए आ रहे हैं। दरअसल कोई तकनीक जो है हमारे जीवन में और समाज में कितना असर डालती है, उसका एक और उदाहरण जो है IVF है। 25 जुलाई 1978 को इस तकनीक ने पहले बच्चे को जन्म दिया था। गर्भधान की ये जो कृत्रिम प्रक्रिया है, इसको IVF कहा जाता है। कई महिलाएं जो प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण नहीं कर सकती, वो जो है वो जब असफल हो जाती हैं तो उनके लिए IVF जो एक विकल्प होता है। अब थोड़ा हम रुक के ये बात को समझते हैं कि IVF विकल्प क्यों महिलाएं अपना रही हैं या क्यों जरूरी है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में बांझपन को एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है। बांझपन जैसे किसी लड़की का विवाह होता है और विवाह के तुरंत बाद यदि साल भर, 1.5 साल, 2 साल में उसको बच्चा नहीं होता तो तरह तरह के परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग ताने देने लगते हैं और एक प्रकार से ये मान लिया जाता है कि एक स्त्री जो बच्चे नहीं हो रही, जो निसंतान है, उसको बांझ कहा जाता है। और फिर धीरे धीरे समाज में उसको लेकर तरह तरह की बातचीत होती है और इस बातचीत में अक्सर जो है स्त्रियों को ही दोषी दिया जाता है। तो फिर और कई बार मन में यह इच्छा भी होती है कि जो पति पत्नी है उन्होंने जो वैवाहिक जीवन अपनाया है तो वो चाहते हैं कि हम अपनी संतान भी पैदा करें, और जब संतान नहीं होती तो बहुत बार अब लोगों को लगता है कि हम क्या करें। तो कई बार हम देखते थे कि लोग नीम हकीम, बाबा, धर्मगुरु यहाँ वहाँ मन्नत मानते हुए घूमते रहते थे, पर उसके बाद भी कई लोगों की मन्नतें पूरी नहीं होती थी। तो विज्ञान धीरे धीरे जैसे तरक्की कर रहा है तो उस तरक्की के दौरान में हमने देखा कि IVF एक तकनीक आई जिसके बड़े बड़े विज्ञापन आज हमको अखबारों में दिखाई देते हैं। तो एक वरदान की तरह जो है स्त्रियों के लिए, जिस तरह कहना चाहिए कि गर्भ रोकने के लिए जिस तरह की गोलियां आई, वो भी स्त्री की आज़ादी में एक वरदान हुआ, जिसने स्त्रियों को ये आज़ादी दी कि वो ज़बरदस्ती गर्भ को धारण नहीं करेंगी। यदि उनका मर्जी है तो वो करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। उसने स्त्रियों की आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं दूसरी तरफ जो IVF है, वो स्त्रियां जो विवाहित हैं या अविवाहित भी हैं और जो बच्चे की चाह रखती हैं, तो उनको लगा कि इस पद्धति से हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी और देश से बाहर, चूँकि हमारे देश में बाकी देशों की तुलना में उपचार जो है, इलाज सस्ता है, मेडिकल सुविधा सस्ती है, तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े विकसित देशों से भी लोग हमारे यहाँ IVF के लिए आ रहे हैं और लगातार हर शहर में इसके जो है ट्रेंड बने हैं। वैसे अगर हम देखें तो आज दुनिया भर में अविवाहित सिंगल मदर का ट्रेंड जो है वो चल पड़ा है। भारत जो है वो इसमें एक उदाहरण के रूप में यदि हम देखते हैं कि हमारे पास आंकड़े तो नहीं है, पर चीन में एक अनुमानित आंकड़ा सामने आया है जिसके मुताबिक लगभग 2 करोड़ अविवाहित सिंगल मदर हैं। जो चीन में बिन ब्याही माँ का भी ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। बताया जा रहा है कि मनचाहा पार्टनर नहीं मिलने की वजह अलावा जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो एक जिम्मेदारी आदमी वहन करता है, और कई बार मन में ये संशय भी रहती है कि हमारा पार्टनर कैसा होगा। तो अभी बहुत सारी लड़कियां जो अपने पैरों पे खड़ी हैं वो सोचती हैं कि यदि आड़ा तिरछा पार्टनर मिल गया, हमारे साथ उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो क्यों हम उसके साथ जीवन जिए। तो वो अब सोचती हैं कि हमको बच्चा भी चाहिए। तो ये एक नए तरह का ट्रेंड बना है और इसमें बहुत सारी माएँ जो सेलिब्रिटी माएँ हैं उन्होंने, और सेलिब्रिटी जो हीरोज़ भी हैं, उन्होंने भी सिंगल पेरेंट की भूमिका इस पद्धति के द्वारा अपनाई है। इस एक और भी बात है कि जो बदलती लाइफ स्टाइल है उससे भी जो है निसंतता जो है बढ़ी है। एक वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक युवा जोड़ों में सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा उदासीनता दिखाई दे रही है। इसके कारण भी निसंतता जो है वो एक समस्या के रूप में उभरी है। तो IVF जो जैसी तकनीक की अहमियत इससे बढ़ जाती है। सिंगल मदर के साथ समाज में कई तरह की चुनौतियां हैं। फिलहाल हमारे समाज में जन्म देने वाली माँ हमेशा सर्वोपरि मानी जाती है, लेकिन एक बच्चे के अभिभावक के रूप में पहचान हमेशा पिता के नाम से होती है। हम देखते हैं कि हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं जहाँ पर कि हम अधिकांश पूरे भारतीयों की सरनेम अपने पिता की सरनेम के साथ जुड़ती है, माँ का नाम नहीं जुड़ता। अब तो बहुत लड़ाई के बाद ये हुआ है कि अब स्कूल की मार्कशीट में माता पिता दोनों का नाम और कई जगह माता पिता का नाम शामिल होता है, पर अब कानून में ये बदलाव आया है
और कहीं ना कहीं अब ये माता का नाम भी जो है वो इसमें जुड़ने लगा है, और ये न्यायालय के आदेश से सही ये एक भेदभाव खत्म करने की कोशिश है। पर अभी भी समाज जो है, पिता का नाम जब अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता और कोई स्त्री अकेले जाए और कहे कि मेरा नाम लिखो, तो समाज उसको सहज स्वीकार नहीं करता, और उसको लगता है, और सिंगल मदर को ये निजता का अधिकार भी है कि वो अपने बच्चे के पिता का नाम का खुलासा नहीं करना चाहती तो वो नहीं करेगी। पर लोग, हमारे समाज में ये पछता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी भी माँ को उसके बच्चे के पिता का नाम बताने के लिए मजबूर करना उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। सिंगल मदर की तरह सिंगल फादर का भी चलन सामने आया है। अभिनेता तुषार कपूर जो हैं, उन्होंने अपने सिंगल पिता बने हैं, वो करण जौहर भी बिना ब्याह किए पिता बनने का सुख प्राप्त किया है, तो इन्होंने भी सरोगेसी के जरिए पिता बनने का रास्ता अपनाया। बायोलॉजिकल पिता बनने के लिए कड़ी चुनौती है। तुषार कपूर ने तो बैचलर डैड नाम से किताब भी अपने अनुभव के आधार पर लिखी है। सरोगेसी पे एक फिल्म भी मिमी आई थी, पंकज त्रिपाठी जैसे अभिनेता ने उसमें कहानी की। हम देखते हैं कि अभी OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे सरोगेट मदर, सरोगेसी को लेकर काफ़ी कुछ बातचीत है। हमारे यहाँ अभी भी IVF को लेकर हम रोज़ अखबार में निसंतान दंपत्तियों को लेकर बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, और ये चलन अब रायपुर, बिलासपुर, इस तरह के शहरों में भी बहुत तेज़ी से इस तरह के क्लिनिक आ रहे हैं, और डॉक्टर इसमें अपनी मशवरा दे रहे हैं, टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि पिछले दिनों एक फिल्म आई थी जिसमें आयुष्मान खुराना थे, और उस आयुष्मान खुराना की उस फिल्म में एक प्रकार से विक्की डोनर्स फिल्म का नाम था, और ये बताया गया था कि जो निसंतान दंपत्ति हैं, यदि वो एक दूसरे से संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे, तो वो एक, जिस तरह ब्लड बैंक होता है वैसे एक डोनर जो है बैंक भी बनाया था, जो कि पुरुष के वीर हैं उनको वो सुरक्षित रखता है। और उस पर एक फिल्म बनी थी। फिल्म थोड़ी हंसी मजाक को थी, पर फिल्म एक गंभीर विषय को बताती है कि किस तरह, और ये भी बात सामने आई है अभी सर्वे में कि जो बहुत बार जो इस तरह के बैंक बने हैं, उस बैंक में भी लोग ये देखते हैं कि हमको एक अच्छी संतान, स्वस्थ संतान चाहिए, तो वो ये भी पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जो डोनर कौन है, जबकि डोनर का नाम गोपनीय होना चाहिए। जैसा कि सरकार ने भी महिलाओं के मामले में ये कहा है कि यदि कोई महिला ना बताना चाहे कि उस बच्चे का पिता कौन है तो उससे नहीं पूछा जाएगा, पर समाज ये जानना चाहता है। हमारे अपने आसपास भी हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं हैं, मैं कुछ महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, जो सिंगल मदर हैं। बहुत बार जिस समाज में वो बैठती हैं, जिन दफ्तरों में वो काम करती हैं, जिन हाउसेस में वो काम करती हैं, वो ये जानने के उत्सुक होते हैं कि इसका पिता कौन है, असली पिता कौन है। अब सवाल यहाँ असली और नकली पिता का नहीं है। दरअसल हमारी पूरी संस्कृति और पूरे हमारी परंपरा में माँ जिसको आपका पिता बताती है, आप उसी को अपना पिता मानते हैं। ये तो माँ और उसका सच है कि वो किसको पिता बताती है। बहुत बार ये भी आता है, हमारे अगर हम पीछे जाते हैं अपनी कथाओं में, अपनी दंत कथाओं में, अपनी धार्मिक कथाओं में, मिथक कथाओं में, तो सबसे बड़ा उदाहरण पांडव हैं। कि ऐसे तो लगता है कि वो पांडु की संतान है, पर हम जब देखते हैं कि वो ऋषियों की संतान है, अलग अलग ऋषि से वो संतान पैदा हुई है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ, निरोग जिसको कहा जाता है, एक पद्धति थी, पर चूंकि साधु संतों से संतान पैदा करने में पीछे मकसद ये था कि वो ये क्लेम नहीं करते थे कि हमारी ये संतान है, और वो एक प्रकार से किसी के घर में, किसी राजभवन में रुककर जिस तरह का प्रसाद वो देते जाते थे, जिस तरह की उनकी सेवा होती थी, और उसके बदले वो आशीर्वाद स्वरूप संतान का सुख दे के अपने आगे बढ़ जाते थे, वो क्लेम नहीं करते थे। पर बच्चा किसका है ये दरअसल वही जानता है जो उसकी माँ है। हमने देखा कि DN तिवारी का एक मामला बहुत प्रकाश में आया था, जिसमें एक स्त्री ने बहुत सालों बाद ये कहा कि ये जो बच्चा है ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आंध्र के राज्यपाल DN तिवारी का है, और फिर उसका DNA टेस्ट हुआ, और बाद में ये बात सही हुई और तिवारी जी को स्वीकार करना पड़ा कि ये बच्चा मेरा है। तो अब चूंकि हमारा विज्ञान जिस तरह से तरक्की कर रहा है, तो जो विवाह नामक संस्था है उसके सामने बहुत चुनौती हो रही है। विवाह संतति को आगे बढ़ाने का एक जायज़ तरीका है, जिसमें कहते हैं कि जायज़ संतान, नाजायज़ संतान। अब मगर लिव इन रिलेशनशिप भी बढ़ी है। अब कोर्ट ने बहुत सारे फैसले ऐसे दिए हैं जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में
होने वाले बच्चे भी जो हैं उनको भी पूरा हक है। तो अब जायज़ नाजायज़ की बात धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब ये है कि आप चाहे सिंगल मदर के रूप में IVF पद्धति अपनाएं या पति पत्नी दोनों मिलकर संतान की इच्छा रखते हैं और वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं, किन्हीं भी स्ट्रेस के कारण, किन्हीं भी वजह से, उसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, कई बार मानसिक तनाव होता है, कई बार काम का दबाव होता है। अभी हाल ही में जो एक सर्वे आया है जिसमें ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो शहरी जीवन की वजह से, काम के दबाव की वजह से और जो टेक्नोलॉजी है वो निजता की वजह से बहुत बार जो रिलेशनशिप होनी चाहिए थी हस्बैंड वाइफ में या पार्टनर में, वो रिलेशनशिप में कमी आ रही है। तो ये भी है, तो लोगों को लगता है कि हम वो कौन सा विकल्प अपनाएं कि हम जो है अपनी ही औलाद को हम पैदा कर सकें। तो ये IVF एक पद्धति है। इस पद्धति के जरिए भी लोग जो हैं वो अपनी संतान उत्पत्ति की जो इच्छा है, सरोगेट मदर को लेकर भी बहुत बात हुई और विदेशों से लोग आके यहाँ हमारी गरीबी का या मजबूरी का फ़ायदा उठा के बहुत बार किराए की कोख ले रहे थे और किराए की कोख से बच्चे पैदा कर रहे थे। अब उसको लेकर भी, और ख़ास करके गुजरात जैसे राज्य में ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा था, उसको लेकर भी काफ़ी हल्ला रहा और अब इसको लेकर भी नए तरह के कानून आए हैं। तो हम देख रहे हैं कि पूरी तकनीक ने हमारे जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव किया है, हमारी पूरी लाइफ स्टाइल को बदल दिया, हमारे रहन सहन को बदल दिया है। हम अपने एक मोबाइल पे, जिसके लिए कहा जाता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, हमारे मोबाइल में बैंक है, हमारे मोबाइल में सारे इस तरह के ऐप हैं कि हम मनोरंजन से लेके यदि हमें कुछ खाना पीना है, कुछ मंगाना है, बाजार जो है वो हमारे मोबाइल में है। तो तकनीक ने हमारे जीवन में बदलाव किया है और मेडिकल साइंस में आई जो तकनीक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो तकनीक ने भी जो है एक ऐसा बदलाव लाया है कि अब जो लोग निसंतान हैं, जिनको बांझ कहा जाता था स्त्रियों को, उन्होंने इस तकनीक को अपना के अब अपने बच्चों को वो जन्म दे रही हैं। तो IVF तकनीक जो है वो लगातार जो है उसका असर जो है वो हमारे समाज पे है और इससे कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। इसका जो है अगर हम अध्ययन करेंगे कि इस तकनीक के आने के बाद पूरे लोगों में जो IVF से जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो सरोगेट मदर से बच्चा पैदा हुए हैं, जो डोनर के थ्रू बच्चे पैदा हुए हैं, वो बच्चे किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो सिंगल मदर के बच्चे उस तरह से ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि कहते हैं कि एक बच्चे को पालन पोषण के लिए माता पिता दोनों का होना ज़रूरी है, तो क्या सिंगल मदर के बच्चे उस तरह से डेवलप नहीं हो रहे हैं, सिंगल फादर के बच्चे क्या उस तरह से डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक नए तरह के अध्ययन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था कि एक बात ये गंभीर है कि अगर एक स्त्री को जो बांझ कहा जाता है और उसको जो बहुत सारी उल्हाना झेलनी पड़ती है, उसके जीवन में यदि ये बदलाव आता है कि किसी तकनीक से वो बच्चे पैदा करती है, तो उससे एक उस पर जो स्टिग्मा है वो हटता है। उसी तरह एक स्त्री जो ज़बरदस्ती कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको गर्भवती कर दे और उसको बच्चा पैदा करने पड़े, तो अब उसके सामने एक ये भी है कि वो चाहे तो गर्भ धारण करे, ना चाहे तो ना करे, इतनी तकनीक आई है। तो दोनों तरह की तकनीक, आपको बच्चा चाहिए तो भी तकनीक है, नहीं चाहिए तो भी तकनीक है। अभी हाल ही में एक थोड़ी सी हंसी मजाक को लेकर एक गुड न्यूज़ नाम की फिल्म आई थी। अक्षय कुमार, करीना कपूर ये उस फिल्म में थे और इस कामिक अंदाज में जो है इस फिल्म में बहुत सारी बातें कही गई थी। काफ़ी पहले चोरी चोरी चुपके चुपके भी फिल्म आई थी जिसमें सलमान खान, रानी मुखर्जी थे, प्रीति जिंटा थे। उसमें भी इस तकनीक से प्रीति जिंटा माँ बनती है। जैसा मैंने पहले कहा कि विक्की डोनर जो है उसमें बड़े पैमाने पे दिखाया गया कि स्पर्म डोनेशन को लेकर पहली बार खुलकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स पर भी मैक्सिकन ड्रामा द सेरोगेसी जो है वो भी आया है और उसमें भी काफ़ी प्रभाव इसका बताया गया। कुल मिलाकर यदि हम बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में इस नई तकनीक के आने से, जैसा मैंने गर्भ निरोधक चीज़ें आने से उसकी आज़ादी बहुत उसको बड़ा पंख लगे, अब उसको कोई डर नहीं है और वो अपने सेक्स जीवन को खुलकर इस्तेमाल कर रही है। उसको डर, उसके मन से ये भय खत्म होता जा रहा है। इसी तरह जो बांझ स्त्रियां थी वो IVF पद्धति आने से उनका बांझपन दूर हुआ है और जो उनको लेकर बहुत तरह की बातें होती थी, जो सास ससुर, घर की माँ,
बुआ दादी बहुत सारे ताने सपाटे होते थे वो दूर हुए। तो निश्चित रूप से विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत आसान किया है। हमारे शारीरिक संरचना में उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जोड़ी है जो हमारे हाथ में नहीं थी, और हमको लगता था कि संतान ईश्वर की मर्जी से होती है। तो कई बार अब विज्ञान ने बताया कि नहीं, वो इसके आगे भी सोच रहा है। अब सिर्फ बात यह है कि जो ये पद्धतियाँ नई नई आ रही हैं, इन पद्धतियों से जो संतान हो रही है वो संतान क्या बाकी संतान से अलग है। या हम देखते हैं कि महाभारत की कथा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो पांडु पुत्र थे 5 और कर्ण था, मज़ेदार बात तो ये थी कि वो 5 पुत्र भी पांडु से नहीं थे, पर कर्ण चूँकि अनब्याही स्त्री से वो जन्मा था तो उसको पूरे समय प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। पर अब समाज में इस तरह के किस्से कम हैं, और जो बांझ स्त्री है उसका जो कलंक था वो भी IVF ने बहुत हद तक दूर किया है। तो मुझे लगता है कि स्त्रियों की आज़ादी में जो मेडिकल तकनीक है उसने एक अहम भूमिका निभाई है। चूँकि आज उसको इस पूरी जिस तकनीक की मैं बात कर रहा हूँ उसका डे था, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी। हो सकता है इसमें और भी आगे बहुत सारे चेंज आए। ये भी हो सकता है कि पहले थे नारे 2 या 3 बस, फिर बदले नारे 2 हम 2 हमारे, फिर बदले नारे हम 2 एक हमारा, अब बदलेंगे नारे कि हम हमारे तुम तुम्हारे। तो समाज में ये भी होता जा रहा है कि हम हमारे तुम तुम्हारे। आदमी विवाह नामक संस्था से थोड़ा किनारा कर रहा है। उसकी बहुत सारी वजह है, उसमें दहेज भी हो सकता है, स्त्री की प्रताड़ना भी हो सकती है, उनके मन के ना मिलना भी हो सकता है, मनचाहा साथी का ना मिलना, या अपने काम में अपनी एक आज़ाद जीवन जीने की जो एक आदत हो जाती है वो भी है। तो बहुत सारे कारण हैं। इस स्ट्रेस भरे जीवन में यदि किसी पद्धति से किसी स्त्री की कोख हरी हो जाती है, या किसी पुरुष को वो बिना स्त्री के विवाह किए भी यदि वो सिंगल पेरेंट बन सकता है, तो ये तकनीक आने वाले समय में समाज में, पूरे देश में और दुनिया में एक नई क्रांति को लेकर आ रही है। नमस्कार।